हेलो स्टूडेंट्स, पिछले के वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को तर्कशास्त्र की परिभाषा जो विभिन्न तर्कशास्त्रियों ने दिया है उसके विषय में मैं बताई थी। अब उसके आगे के क्लास में मैं बतलाऊंगी कि व्हाट इज़ लॉजिक, लॉजिक क्या है और लॉजिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लॉजिक तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के विशेषण लॉजिका से बना है और यह शब्द पुनः ग्रीक शब्द में संज्ञा लॉक्स से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचार या शब्द। तो ये लॉजिक की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। अब आ जाइए कि लॉजिक उन विचारों का शास्त्र है जो विचार शब्दों के द्वारा व्यक्त होते हैं। तर्कशास्त्र में हम विचारों को शुद्ध रूप में व्यक्त करते हैं और भाषा में व्यक्त तर्क यदि युक्ति संगत हो तो वह सही निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। शब्द की दृष्टि से लॉग शब्दों को में व्यक्त वह विज्ञान है जो नियमों का निर्धारण भाषा के अनुसार करता है। जैसे यदि हम कहें कि बर्फ जल रही है तो बर्फ के साथ जलना शब्द जो व्याघातक है यानी कंट्राडिक्टरी है, यह युक्ति संगत नहीं है। इसीलिए बर्फ ठंडा होता है, न कि वो जलता है। इसलिए यह कहना तार्किक नियमों के अनुकूल नहीं है और इसलिए शब्दों में ऐसे व्यक्त करना यह अशुद्ध है। इस प्रकार तर्कशास्त्र का अर्थ हुआ है भाषा में अभिव्यक्त विचारों के वे शब्द जो तार्किक नियमों के अनुकूल हों। अब आ जाइए, आता है कि तर्कशास्त्र में आकारिक सत्यता और वास्तविक सत्यता किसे कहते हैं। आकारिक सत्यता को इंग्लिश में फॉर्मल ट्रूथ बोलते हैं और वास्तविक सत्यता को मटेरियल ट्रूथ बोलते हैं। तो पहला मैं बतला रही हूँ कि आकारिक सत्यता क्या है या आकारिक सत्यता से हम क्या समझते हैं। आकारिक सत्यता केवल हमारे विचारों में या मानसिक प्रदेश में होता है। इस प्रकार के सत्य से हमारे विचारों के बीच संगति रहे यह आवश्यक नहीं है। हमारे विचारों के अनुरूप बाह्य विश्व में कोई वस्तु अस्तित्ववान हो यह जरूरी नहीं है। जैसे सोने का पहाड़, उड़ता हुआ घोड़ा, दूध की नदी, इन चीज़ों के विषय में कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में सोच सकता है, लेकिन जिस जगत बाह्य विश्व में इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिलती है, तो ऐसे चीज़ों को हम आकारिक सत्यता कहते हैं। अब आ जाइए कि वास्तविक सत्यता किसे कहा जाता है। वास्तविक सत्यता में जब हमारे मन में विद्यमान विचारों के अनुरूप बाह्य विश्व में उस विचार से मिलता जुलता कोई पदार्थ अस्तित्ववान होता है तो उसे हम वास्तविक सत्य कहते हैं। इसका जांच, निरीक्षण या प्रयोग के द्वारा संभव होता है। जैसे लाल गुलाब, किताब, पेन इत्यादि कोई भी चीज़। तो इस तरह के चीज़ों के हमारे विचार में भी सत्य होते हैं और वास्तविक जीवन में भी इस तरह के चीज़ हमें मिलते हैं। अगर हमसे कोई मांगे कि लाल गुलाब दीजिए तो हम कहीं से उसको ले तोड़ के या किसी से खरीद के उसको लाल गुलाब हम दे सकते हैं। तो ये जो इस तरह का जो है जो हमारे विचार और बाह्य विश्व में भी वह वस्तु अस्तित्ववान हो तो उसे हम वास्तविक सत्य कहते हैं। अब आ जाइए कि तर्कशास्त्र के पढ़ने की क्या लाभ है या क्या उपयोगिता है। तो इसके दो उपयोगिता हैं। पहला है कि प्रत्येक विज्ञान को तार्किक नियमों से परिचित होना आवश्यक है और यह परिचय तर्कशास्त्र से ही हमें मिलता है।
जैसे कि कोई भी चीज़ को जब हमको लॉजिकली प्रूफ करना होता है तो उसके लिए तर्कशास्त्र का हम सहारा लेते हैं और तर्क के नियमों के अनुकूल ही हम उस विचार को सत्य साबित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, वकील है, शिक्षक है, व्यापारी है, वक्ता है। तो इस तरह के में जैसे कोई वकील है तो उसको अपने बातों को प्रूफ करने के लिए अपने जो विचार प्रस्तुत करता है वो नियमों के अनुकूल होना चाहिए। कोई टीचर भी अगर स्टूडेंट को कोई बात समझाता है तो वह भी नियमों के अनुकूल होना चाहिए। तो इस तरह के कोई व्यापारी है, अपने वस्तु को अच्छा साबित करना चाहता है तो वो भी एक नियम के अनुकूल ही अपने बातों को कहता है। तो इसलिए तार्किक नियमों को इन सब चीज़ों में आवश्यक होता है। और दूसरी लाभ है कि तर्कशास्त्र के अध्ययन से हम मानसिक व्यायाम होता है, यानी मेंटल व्यायाम एक्सरसाइज होता है। जिस प्रकार से मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करना पड़ता है, उसी प्रकार मस्तिष्क को सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, सोचना क्रिया के द्वारा हम उसका व्यायाम करते हैं और अपने मस्तिष्क का विकास करते हैं। तो इसलिए ये तर्कशास्त्र के ये लाभ हैं। अब आ जाइए कि व्यवहारिक सत्य क्या है। व्यवहारिक सत्य जो दैनिक जीवन में सत्य हो उसे व्यवहारिक सत्य कहते हैं। यानी जो मनुष्य को अपने जीवन में जिन चीज़ों को वो जानता है, समझता है और वो उसे अनुभव करता है तो उसे हम व्यवहारिक सत्य कहते हैं। जैसे ईश्वर, जीव, जगत। जगत यानी विश्व को तो हम देख ही रहे हैं। जीव यानी संसार में विभिन्न जीवधारी हैं। और ये ईश्वर यानी सभी धर्म के लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम व्यवहारिक सत्य कहते हैं। अब आ जाइए कि तर्कशास्त्र में अनुमान क्या है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है उसे हम अनुमान कहते हैं। तर्कशास्त्र की भाषा में अनुमान को इस तरह से परिभाषित किया गया है। अनुमान वह ज्ञान है जिसमें सामने दिए हुए तथ्यों से उसके पीछे के कारणों को जाना जाता है और उसके आधार पर जो सामने नहीं है उस तथ्य का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। अनुमान दो शब्दों के मेल से बना है, अनुमान प्लस मान। अनु का अर्थ होता है बाद और मान का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार अनुमान का शाब्दिक अर्थ हुआ बाद का ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान ही अनुमान है, यानी प्रत्यक्ष के आधार पर ही हम अनुमान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, इस तथ्य के आधार पर हम अनुमान द्वारा किसी भी व्यक्ति की मरणशीलता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, धुएं को देखकर आग का अनुमान करना। तो धुएं को का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन आग का जो ज्ञान का प्राप्त होता है वो अनुमान के द्वारा होता है। अतः यह अनुमानजन्य ज्ञान है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यहाँ धुआं है इसलिए यहाँ आग है। दूसरी बात, और भी बहुत तरह के उदाहरण है। जैसे हम बादल को देख के हम वर्षा का अनुमान करते हैं। दूसरी बात, जैसे कि हम अपने छत को या ज़मीन को भीगा हुआ पाते हैं सुबह उठकर, तो हम अनुमान करते हैं कि रात में ज़रूर बारिश हुई होगी। तो इस तरह का जो ज्ञान हमें मिलता है वह अनुमान के द्वारा ही मिलता है। तो प्रत्यक्ष के बाद आने वाले ज्ञान को हम अनुमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं। इसके विभिन्न उदाहरण भी हैं और ये विभिन्न इसके ज्ञान है। तो जो प्रत्यक्ष का ज्ञान है वो थोड़ा सीमित है,
प्रत्यक्ष के द्वारा हम सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान के द्वारा जो है सो हम ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वह व्यापक होता है, और अनुमान के द्वारा हम ज़्यादा व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष की जो सीमा है वो सीमित होती है, और इसके द्वारा हम सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। अगले के वीडियो क्लास में इसके आगे की क्लास को मैं पढ़ाऊँगी।